क्वेश्चन नंबर 42 at 31st of October 1995 Waleed Khanzada's assets and liabilities were आपको कुछ एसेट्स और लाइबिलिटीज दे रहे हैं। अच्छा भाई, अब आप इनके एसेट्स और लाइबिलिटीज अगर आप देखें तो सबसे पहले है ऑफिस फर्नीचर एट बुक वैल्यू, नेट बुक वैल्यू 3000 रुपए की, यानी कि ये इंफॉर्मेशन आपको कब की दे रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, 31 दिसंबर 1995। अब मैं आपसे सवाल पूछूंगा और आपने इसका जवाब देना पड़ेगा। फिर आगे वो आपसे बोलता है डिलीवरी वैन है जिसकी नेट बुक वैल्यू है 2000 रुपए, कैश इन द बैंक 5000 रुपए, सही है, 31 अक्टूबर 1995। स्टॉक 9000, डेटर्स 9500 एंड क्रेडिटर्स 8400। डेटर एंड क्रेडिटर यानी ट्रेड पेबल एंड ट्रेड रिसीवेबल्स का पुराना नाम। बोलता है ड्यूरिंग द फॉलोइंग ईयर, यानी कि फॉलोइंग ईयर मतलब आने वाले साल, जो अब साल आया, द फॉलोइंग ईयर हिज ट्रांजैक्शंस वर एज फॉलोज। अब उसकी कुछ ट्रांजैक्शंस थी, तो वो क्या क्या थी तो देखते हैं। सबसे पहले बोलता है कि कुछ चेक्स थे वो सप्लायर को दिए आपने, एक काम ये करा आपने, सप्लायर्स को पेमेंट कर दी, कुछ खर्चे पे कर दिए। बोलता है पर्सनल कैश ड्राइंग्स, कुछ पैसे घर पे भी ले गया। गुड्स रिटर्न टू सप्लायर, कुछ गुड्स कर दिए रिटर्न सप्लायर को। डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम सप्लायर, कुछ डिस्काउंट रिसीव कर दिया सप्लायर को। चेक रिसीव फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर, कुछ कस्टमर से चेक रिसीव हो गया। गुड्स रिटर्न बाय क्रेडिट कस्टमर्स, तो किसी आपके उधार वाले कस्टमर ने गुड्स आपको वापस कर दी, सेम रिटर्न। डिस्काउंट अलाउड टू क्रेडिट कस्टमर, हमने डिस्काउंट दे दिया, जैसे डिस्काउंट रिसीव करा था वैसे डिस्काउंट दे भी दिया। बेड डेट्स रिटर्न ऑफ, तो बेड डेट हो गया 1600 रुपए का और एक रेंट पे करा 2400 रुपए का। तो ये आपकी ट्रांजैक्शन हुई है ड्यूरिंग द ईयर, इस पूरे साल आपने ये सब कुछ करा। क्लियर? आगे देखें तो क्या बोलता है, एट द बिगिनिंग ऑफ नवंबर 1995 he trade in his van for a newer one। अब वो क्या बोल रहा है सुनिएगा, उसने नवंबर 1995 में एक पुरानी वैन देके एक नई वैन ट्रेड कर दी, यानी कि पुरानी गाड़ी दी और उस कुछ पैसे के फर्ज से एक नई गाड़ी बिजनेस के अंदर ले आया। इसको हम पार्ट एक्सचेंज भी कहते हैं, इसको हम ट्रेड इन भी कहते हैं, इसको हम ट्रेड इन अलाउंस भी कहते हैं। तो ये वो चीज है, सही, आपने पुराना एसेट दिया और एक नया एसेट खरीद लिया, बस इतनी बात उसने बोली। नवंबर में हुआ है 95 में। बोलता है ही रिसीव हिज नेट बुक वैल्यू एट 31 अक्टूबर 1995 ऑन द ट्रेड इन। और बोलता है कि जो उसने पुराना एसेट बेचा है ना, जो उसने पुराना एसेट बेचा है, उसने उसकी नेट बुक वैल्यू रिसीव करी है। इसका मतलब क्या है, उसने जो पुराना एसेट है जब वो बेचा है तो उसकी उसने नेट बुक वैल्यू रिसीव करी है। दोबारा सुनिएगा, ही रिसीव हिज नेट बुक वैल्यू एट 31 ऑफ अक्टूबर 1995, यानी कि जो भी 31 अक्टूबर 1995 में उस एसेट की नेट बुक वैल्यू थी उतना ही पैसा रिसीव हुआ है। तो इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है, तो इसका मतलब क्या है, अगर किसी एसेट की नेट बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू सेम हो तो इसका मतलब क्या है, सिंपल सी बात है, वो ये कह रहा है कि ना कोई फायदा हुआ इसको बेचने में, ना कोई नुकसान हुआ इसको बेचने में। क्योंकि जब एसेट जा रहा होगा तो आप क्या करते थे, मैं क्या लिखवाता था, मार्केट वैल्यू वर्सेस नेट बुक वैल्यू। नाउ मार्केट वैल्यू एंड नेट बुक वैल्यू आर इक्वल। हाँ, तो इसका मतलब क्या हो गया, देयर इज नो गेन और नो लॉस ऑन डिस्पोजल। हाँ, कुछ भी कह लो। अच्छा जी, बोलता है द न्यूअर, अब जरा सुनिएगा आप, इंपॉर्टेंट बात है, the newer van has depreciated 40% reducing balance method, और जो नई वैन है उसको 40% से depreciate करता था। बोलता है all receipts and payment pass through Waleed's bank account at the end of his first year trading। एक साल कंप्लीट हो जाने के बाद assets and liabilities वर, बोलता है ऑफिस जो है वो कितने का है, ऑफिस फर्नीचर 4000 का, डिलीवरी वैन 6000 की, स्टॉक 12000 का, डेटर 15300 का, क्रेडिटर 1,06,000 का या 10,600 का सॉरी, और एक्सपेंस पेड इन एडवांस 200 रुपए। मेरा आपसे एक सवाल है, इस सवाल का जवाब कोई भी नहीं दे सकता, भले वो अपने आप को स्मार्ट समझता हो या अपने आप को वीक समझता हो, लेकिन वो सवाल ये, क्या हम मुझे ये बता सकते हैं, क्या आपने जो नई वैन खरीदी थी, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं क्या जो आपने ये नई वैन खरीदी थी इसका कितना पेमेंट करा था, इसका पेमेंट कितना करा था, कितने की पड़ी थी आपको ये वैन, कैसे निकालो, निकाल के बता दो। मैं दोबारा सवाल पूछ रहा हूँ, उसने क्या बोला था, एक पुरानी वैन दी उसने
सही है। और एक पुरानी वैन देने के बाद क्या हुआ था, ये इसके पास ये एक वैन थी ना डिलीवरी वैन, हाँ, ये एक पुरानी वैन इसने दे दी थी और एक नई वैन खरीद ली, और जो पुरानी वैन थी वो दी भी कितने पे, नेट बुक वैल्यू पे, यानी 2000 की थी। तो नई वैन कितने की होगी है, कैसे 4000? सोचे ना, फिर मुझे बताए ना, मतलब ये आपके अगर पेपर में ऐसी बात आ जाती है आप क्या करेंगे? मैं आपसे सिंपल बात पूछ रहा हूँ, मैं आपसे सिंपल बात पूछ रहा हूँ कि भाई आपने जो न्यू वैन खरीदी थी वो कितने की थी, क्योंकि आपको ये बात पता नहीं है। जो ओल्ड वैन थी वो थी 8000 रुपए की, और जो आपने बैंक से पेमेंट करी है, सॉरी 8000 लिख दिया मैंने यहाँ पे, 2000 की थी ना, 2000 की। तो आपने जो बैंक से पेमेंट करी है वो भी कितनी करी है आपको नहीं पता है, ये भी नहीं पता, और न्यू वैन की कॉस्ट कितनी थी ये भी नहीं पता, कैसे कैलकुलेट कर सकते? हाँ भाई, सोच के तो देखे ना कभी, मतलब सवाल आपके सामने है, बुक्स के अंदर सवाल है, आप अगर 2 मिनट इसको लेंगे और आप इसको अगर सोचेंगे कि यार हो क्या रहा है, तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? आपको ये नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि आपकी न्यू वैन कितने की है, तो उसकी जो कॉस्ट है वो तो आपको नहीं पता, अज्यूमेड के वो एक्स है, सही है। अब एग्जामिनर बोलता है, जरा सुनिएगा इस बात को, एग्जामिनर बोलता है, गौर से सुनिएगा, ये बच्चों वाली बात नहीं कर रहा मैं, सही है, इस बात को गौर से सुनिएगा। एग्जामिनर बोलता है कि ये अपने एसेट को 40% से गिराता है हर साल। तो एक साल कंप्लीट होने के बाद, सही है, इसने यहाँ पे लिखा था, एक साल कंप्लीट होने के बाद इसके पास जो एसेट्स थे और लाइबिलिटीज थी, उसके अंदर जो इसकी वैन है वो कितने की शो हो रही है, 6000 रुपए की शो हो रही है। जो पहले 2 वाली थी वो तो बिक चुकी, ये 6000 वाली शो हो रही है। लेकिन ये 6000 की जो वैल्यू है एक साल डेप्रिशिएट करने के बाद की वैल्यू है, एक साल गुजर गया था ना, उसके बाद की वैल्यू है। हमें क्या मालूम करनी है, साल के शुरू की वैल्यू। क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये इस एसेट को 40% डेप्रिशिएट करा, अगर इसने पहले साल, अगर पहले साल एक साल गुजरा है ना, तो कितना परसेंट डेप्रिशिएट करा है इसने, 40%, तो एसेट बचा कितना होगा? क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो 6000 है ये उस एसेट का रिमेनिंग 60% है, हाँ या नहीं? बोल सकता हूं, क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि जो एसेट है इस वक्त जो 6000 की वैल्यू शो कर रहा है, ये उस एसेट का 60% रिमेनिंग है, क्योंकि 40% क्या हो चुका, डेप्रिशिएट हो चुका। तो क्या आप ये बता सकते हो कि ये 60% बात, तो अगर 4000 की, वो 6000 की वैल्यू रखता है तो ओपनिंग वैल्यू कितनी रखता हो, कैलकुलेट कर ले, कितना आ रहा है, 10,000 आ रहा है। इसका मतलब जो एसेट है उसकी कॉस्ट कितनी है, 10,000। इसमें कितनी मुश्किल बात है, इसमें सिर्फ सोचने की बात होती है कि आप सोचते किस तरीके से। सही, ये एक तो है कि भाई सवाल ही नहीं समझ आया, वो एक अलग ही बात है, वो तो बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल चीज है। लेकिन आप सोचते किस तरीके से, उसने बोला, आप ये देखें यहाँ पे, आप सवाल देखें, उसने बोला कि एक एसेट था साल के शुरू में, पहले कितने का था, वो 2000 का था, हमने मान ली बात। फिर उसने आगे और कोई एसेट के बारे में बात नहीं करी, यहाँ पे भी कोई बात नहीं करी, बोलता है एट द बिगिनिंग ऑफ नवंबर उसने एक नया एसेट खरीदा और ही रिसीव द नेट बुक वैल्यू ऑफ द ओल्ड एसेट, जो कि उसने ट्रेड करा तो उसके 2000 रुपए उसको मिल गए, ये बात हमने मान ली। फिर बोलता है द न्यू वैन इज डेप्रिशिएट 40%, बोलता है 40% डेप्रिशिएट होती है, ऑल रिसीट एंड पेमेंट पास थ्रू वलीज बैंक अकाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, यानी कि साल खत्म होने के बाद, जो कि पहला साल खत्म हुआ उसके बाद जो उसके एसेट्स और लायबिलिटीज थे वो ये थे। तो एक साल खत्म होने के बाद उसका एसेट, जो उसकी मोटर वैन है या उसकी जो वैन है, वो वैल्यू कितनी की शो कर रही है, पहले आप ये बताएं, 6000 की। क्या मैं बोल सकता हूँ कि एक साल खत्म होने के बाद अगर 6000 की वैल्यू शो कर रही है तो रिमेनिंग 60% ही शो कर रही होगी, हाँ, रिमेनिंग 60% ही शो कर रही होगी। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर ये वैल्यू 60% है तो 100% कितनी होगी, तो आप इसका नहीं निकाल सकते 10,000 रुपए। इसके अंदर क्या है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, आप एक्स बना के कर लें, आप जैसे करना चाहें आप इस वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हो क्या रहा है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि न्यू वैन जो है वो है कितने की, तो आप बोलोगे सर न्यू वैन है 10,000 की, मानते हैं ये बात? अब आप 10,000 की वैन लेने के लिए आपने पुरानी वैन कितने की दी,
2,000 रुपए की। तो अब रिमेनिंग पैसा बैंक से कितना पे करा होगा, कितना पे करा होगा 8,000। तो बैंक से कितनी पेमेंट करी है आपने, 8,000 रुपए की पेमेंट करी। सारी चीजें फाइंड हो गई है। दोबारा से गौर से देख लीजिए, ये जो 6,000 है ये उस वैन का 60% रिमेनिंग है, क्योंकि 40% डेप्रिशिएट हो चुका, तो 100% कितना होगा वही निकाला मैंने यहाँ पे, और तो कुछ भी नहीं करा। सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, 160 का रेशियो बना ले, जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, आपका आंसर आएगा। क्या आपको अब ये बात समझ आ गई कि एसिड कितने का होना चाहिए, 10,000 का होना चाहिए? क्या ये बात आप सबको समझ आती है? सही है। क्यों मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे एग्जामिनर ने आपको बोला कि कैलकुलेट वलीद्स बैंक बैलेंस एट 31 अक्टूबर 1996। आपने बैंक बैलेंस कैलकुलेट करना है, तो भाई बैंक में जो गाड़ी की पेमेंट हुई है वो भी तो पता होनी चाहिए ना आपको, या नहीं पता होनी चाहिए? अच्छा जी, अब आप क्या करेंगे, बैंक अकाउंट बनाएंगे, और बैंक अकाउंट बनाने के बाद ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 44 42, अभी तक वो 42 पे पहुंचे। चलो, तो हमें सबसे पहले बनाना है बैंक अकाउंट। क्या आपको बैंक का ओपनिंग बैलेंस पता है सवाल में? देखिए सब लोग बताएं, देखिए बैंक का ओपनिंग बैलेंस है या नहीं है? हाँ भाई, बैंक का ओपनिंग बैलेंस है नहीं है, देख के बताओ कितना है। 5,000। तो भाई आप ये बैलेंस बीडी लिख दें, बैलेंस बीडी कितना लिख देंगे, 5,000। सही है। उसके बाद फिर क्या क्या हुआ था, ड्यूरिंग द ईयर आपके पास कोई ट्रेड हुई थी, तो आपने सप्लायर्स को चेक पे करा। कितने का चेक पे करा, 28,900 का। तो रिकॉर्ड कर ले 28,900। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ट्रेड पेबल। भाई ये अकाउंट आपको वो बना के देता है पहले से सवालों में, इस बार बनवा रहा है। पहले ये अकाउंट बनाओगे, फिर इसकी हेल्प से इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनेगी। यही गलत बन गया तो फिर इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट तो आपकी गई। समझ रहे हो? पिछले सवालों में क्या कर रहा था, जो हम पीछे सवाल देख रहे थे उसमें क्या करता था, ये बना के देता था। हाँ, पिछले सवालों में क्या करता था, ये बना के देता था। अभी क्या बोल रहा है, बना दो। क्या मसला है? ऐसी कौन सी बात है? लेकिन वही है कि आप जितना ज्यादा डेप्थ में घुसोगे, जितना ज्यादा मैं आपको डेप्थ वाले क्वेश्चन कराऊंगा, उतना ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होना शुरू होगा। तो उसके बाद आपको बाकी सारी चीजें बड़ी नॉर्मल से लगेगी। हाँ यार ये आम सी बात है। तो कल को आपसे कोई इसका सवाल पूछने आएगा तो आपको पता होगा यार कोई नॉर्मली सवाल होगा, क्या पूछेगा। सही बात समझे? अच्छा, अब ये आ गई आपकी ट्रेड पेबल्स। उसके बाद फिर क्या हुआ था, आगे देखें। कुछ एक्सपेंसेस पे करे थे आपने, कितने के, 9200 के। तो एक्सपेंसेस रिकॉर्ड कर लें, 9200 के। फिर उसके बाद आपने कुछ पर्सनल कैश ड्रॉइंग करी थी 10 100 की, वो रिकॉर्ड कर लें। ड्रॉइंग्स करी है आपने। फिर उसके बाद आप आगे आ जाएं, तो क्या हुआ था, गुड्स रिटर्न टू सप्लायर, बैंक अकाउंट से ताल्लुक नहीं है। डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम सप्लायर, बैंक अकाउंट से ताल्लुक नहीं है। चेक रिसीव फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर्स 41,200, चेक रिसीव हुआ है। सही है। तो ये कैश नॉन कैश की अगर आपको अकल ही नहीं होगी तो आप ये सब भी रिकॉर्ड करोगे यहाँ। सही। अच्छा जी, तो कितना है, 41,200 का पैसा आया ट्रेड रिसीवेबल से, लिख लीजिए ट्रेड रिसीवेबल कितने का, 41। ठीक हो गया। आगे सुने जरा, आगे बोलता है गुड्स रिटर्न बाय क्रेडिट कस्टमर्स, नहीं। डिस्काउंट अलाउड, नहीं। बैड डेट, नहीं। रेंट पेड 2,400 का रिकॉर्ड कर लिया, रेंट 2,400। और क्या रिकॉर्ड करेंगे, हाँ भाई और क्या रिकॉर्ड करेंगे? बेटा जो गाड़ी खरीदी है उसका पैसा दिया है ना, उसी के लिए तो इतना झगड़ा था कि उसके बैंक में कितना पेमेंट जाएगा। गाड़ी नहीं खरीदी है। हाँ, तो पुरानी गाड़ी कितने की थी, 2,000 की। बैंक से कितना पैसा दिया, 8,000। नई गाड़ी कितने की आई तुम्हारे पास, 10,000 की। तो बैंक से कितना पैसा जा रहा है, 8,000 जा रहा है। तो यहाँ पे लिख लो बैन, बैन है ना, 8,000। आप क्या कर लो, इस अकाउंट को बैलेंस कर लो। हाँ भाई, डेबिट साइड हैवियर है, क्रेडिट साइड हैवियर है, बताओ। ठीक है, क्रेडिट हैवियर है कितना, 48, 38, 58, 600, 58, 600। सही है।
अच्छा एग्जामिनर ने और तो कोई बात नहीं बोली हमसे पूरे सवाल के अंदर, सिर्फ बैंक अकाउंट कैलकुलेट द बैंक बैलेंस एट 31st, सही है तो 31st का बैंक बैलेंस। हाँ भाई चलो भाई अब मुझे बताओ बैलेंस सीडी कितना आ रहा है 12,000 और बैलेंस बीडी भी यही बन जाएगा, तो इसका मतलब साल के आखिर में बैलेंस 12,400 का बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में रिकॉर्ड कर देंगे। सही हो गया। अच्छा अब आपने इनकम स्टेटमेंट बनानी है, लेकिन इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए आपको चाहिए क्या क्या चीजें? आपको तो बहुत सारी चीजें चाहिए, सेल्स परचेजेस और ओपनिंग इन्वेंटरी क्लोजिंग इन्वेंटरी, ये सारी चीजों की आपको रिक्वायरमेंट है। अब देखते हैं सवाल के अंदर कितना और छुपाया हुआ है उसमें। हम सेल्स की बात करते हैं, क्या हमें ये पता है हमें ओपनिंग डेटर्स कितने के? क्या मैं बोल सकता हूँ ये मेरे ओपनिंग डेटर्स है 9500? उसके बाद क्या उसने आपको क्लोजिंग डेटर्स भी दिए हुए साल के आखिर के, एक साल खत्म होने के बाद के? तो ओपनिंग क्लोजिंग डेटर पता लग गए, डेटर से कितना पैसा रिसीव हुआ वो पता लग गया, डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट रिसीव सवाल के अंदर गिवन है, सेल रिटर्न सवाल के अंदर गिवन है, क्या एसएलसी नहीं बन सकता? आओ बनाए। चलो भाई अब तुम लोग सवाल देखो और मुझे बताओ बीडी बैलेंस कितना है एसएलसीए का? बैलेंस बीडी कितना? 9,500। क्लोजिंग बताओ? 15। अच्छा जी सॉरी यार मैं पीएलसी क्यों बना रहा हूँ, तुम लोग जवाब और स्लो स्लो दे रहे हो ना यार। चलो पहले एसएलसीए बनाते हैं ना, बीडी और सीडी कितना है? 9,500 और 15,300। अच्छा जी अब मुझे बताएं रिसीट्स कितनी है? कितनी? 41,200 की रिसीट्स है। डिस्काउंट अलाउड कितने का है? बेटा सवाल खुला हुआ है ना, जल्दी जल्दी बताओ। 1,300। फिर उसके बाद सेल्स रिटर्न हुई है कितने की हुई है? 1,100 की। और कुछ हुआ? पेडेट्स भी हुआ कितने का? 1,600। अब ये सवाल है पूरा मैनुअल, हर चीज मैनुअली सॉल्व कर करके बना रहे हो समझ के। सही है। बैंक अकाउंट भी पहले बनाया, फिर अब बैंक अकाउंट को देख के एसएलसीए में काम आएगा, फिर इसी से आगे पूरा सवाल मैनुअल है। सही। हाँ। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगी क्रेडिट सेल्स कितने की आ रही है? 51,000 की। ठीक है। अच्छा भाई अब इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे परचेजेस भी पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। चलो भाई PLCA, चलो भाई बीडी बैलेंस बताओ? 8,400। सीडी बताओ? 10,600। पेमेंट्स बताओ? बैंक अकाउंट में लिखी हुई होगी ऊपर यार, पता नहीं कहाँ देख रहे हो सवाल के अंदर, यहाँ बैंक अकाउंट यहाँ बना हुआ है, बोला है कि यहीं से होगा सब कुछ। अच्छा भाई डिस्काउंट रसीद बताओ? 900 का डिस्काउंट रसीद हो गया। फिर परचेज रिटर्न है कितने की? 800 की। और बताओ? बस। चलो भाई परचेजेस की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है? कैलकुलेट करो जल्दी जल्दी से, कैलकुलेशन करो जल्दी जल्दी से बताओ। हाँ 3800। अच्छा कोई एक्सपेंसेस का अक्रूड प्रीपेड गिवन है यहाँ पे? नहीं है तो बड़ा नहीं, एक्सपेंस पेड इन एडवांस और ओपनिंग में। अच्छा सिर्फ क्लोजिंग दिया हुआ है ना उसने, तो क्लोजिंग एडवांस एक्सपेंस क्या होता है? प्रीपेड एक्सपेंस, तो वो तो माइनस ही करेंगे। क्या चीज? हाँ वो कोई मसला नहीं है। और तो कोई अकाउंट ही नहीं बन रहा फिर इसके अलावा तो। और डेप्रिसिएशन हमें पता है कितनी है? हाँ तो तो इधर तो किसी की नहीं है ना, उधर दूसरी क्लासेस में किसी बच्चे की होगी। अच्छा आगे देखो जरा। अब हम बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट। चलो भाई इनकम स्टेटमेंट अब बनाते हैं, आराम से देखते हैं क्या क्या होता है। सबसे पहले अब आप लोग के दिमाग में पूरी इनकम स्टेटमेंट चलनी चाहिए, आप लोगों ने पीछे सवाल से कम हेल्प लेते हुए हम सवाल सॉल्व कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं हमारी सेल्स कितनी है। ठीक है, यहाँ पे बना रहे हैं इनकम स्टेटमेंट। चलो अब बताओ
क्या कोई कैश सेल्स है? नहीं है। तो भाई टोटल सेल्स क्रेडिट सेल्स ही हो जाएंगी, तो सेल्स की वैल्यू कितनी है बताओ? 51,000। क्या सेल्स रिटर्न थी सवाल में? तो लेस कर देंगे। कितना? 1100। फिर बताओ। 49। ठीक है, तो ये आ गया 49,900। ये इसको हम कहते हैं नेट सेल्स। ठीक हो गया। फिर उसके बाद हम हेडिंग लिखेंगे लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर क्या मुझे पता है कि मेरी ओपनिंग इन्वेंटरी कितनी है? देखिए, दी हुई है ओपनिंग 9,000। चलो भाई, फिर बताओ परचेजेस कितनी निकाली? परचेजेस 32,800। बेटा दूसरी चीजों पे ध्यान नहीं दो, इधर दो। 32,800। उसके बाद फिर लेस परचेज रिटर्न है कितनी? 800 की। कोई ड्राइंग्स करी है ओनर ने गुड्स की? बोला था सवाल में कैश ड्राइंग्स हैं, गुड्स ड्राइंग्स नहीं है सवाल में। सही है जी, आगे बढ़ जाएं। क्लोजिंग इन्वेंटरी दी हुई है सवाल में। क्लोजिंग इन्वेंटरी कितने की? 12,000 रुपए की। कॉस्ट ऑफ सेल्स बताएं। 29। ठीक है, माइनस कर दें। ग्रॉस प्रॉफिट बताएं। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है? हाँ, 20,000। ठीक है, उसके बाद कोई अदर इनकम है सवाल के अंदर? मुझे बताएं। और क्या है? और कुछ है? डिस्काउंट रिसीव नहीं। मैं क्या बात कर रहा था यार, सब करते हैं यार ये लोग। इनकम्स, अदर इनकम्स। सही है, तो अदर इनकम्स के अंदर आपके पास क्या क्या नजर आ रही है? डिस्काउंट रिसीव नजर आ रहा है। और कोई इनकम? और कुछ भी पैसा नहीं आ रहा। सही है, चलो भाई लिख दो डिस्काउंट रिसीव। एड अदर इनकम डिस्काउंट रिसीव कितना है? 900। तो ऐड कर लो जल्दी जल्दी से, बताओ यार। 21,800। फिर उसके बाद आगे आ जाओ। लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। कौन कौन से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है भाई? बताओ कौन कौन से एक्सपेंसेस गिवन है सवाल के अंदर? एक तो एक्सपेंसेस के नाम से ये एक्सपेंसेस है ना? लेकिन इनका कोई अक्रूड प्रीपेड भी दिया हुआ है ना? 9,200। क्लोजिंग प्रीपेड दिया हुआ है, तो माइनस कर दो। कितना प्रीपेड है? 200 का। तो कितना बचा? 9,000। तो रिकॉर्ड कर लो 9,000। फिर बताओ। रेंट है। रेंट का ओपनिंग क्लोजिंग कुछ दिया हुआ है? हाँ नहीं? नहीं तो फिर रेंट डायरेक्ट बता दो, 2,400। उसके बाद बताओ और कोई एक्सपेंस ऐसा? बेड डेट्स दिया हुआ है, बेड डेट्स रिकॉर्ड कर लो। नॉन कैश आ गया ये बेड डेट्स। कितना? 1,600। और बताओ। डिस्काउंट अलाउड कितना? 1,300। और बताओ। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लो, कितनी आ रही है? हाँ जी, डेप्रिसिएशन कितनी आ रही है? एसेट था कितने का? 10,000 का था। तो कितना परसेंट डेप्रिशिएट कर रहे थे? तो कितना डेप्रिशिएट आ गया? तो इतना क्या सोचना है इसके अंदर? सही है। सारे एक्सपेंस हो गए, टोटल निकाल लो। 18,300। कुछ मिस नहीं करना जल्दबाजी में। ऑफिस फर्नीचर डेप्रिशिएट हो रहा है। ऑफिस फर्नीचर का ओपनिंग कितना है? 5,000। क्लोजिंग कितना है? 4,000। 1,000 का ये भी डेप्रिशिएट होगा ना? सही है, ये मैं यहीं पे लिख रहा हूँ उसी के अंदर। तभी बोल रहा हूँ जल्दी जल्दी साथ साथ देखोगे तो हो जाएगा। ऑफिस फर्नीचर कितना? ठीक है, और बताओ। बस टोटल निकालो।
19,300। नेट प्रॉफिट निकालो 20, ये हमारा आ गया नेट प्रॉफिट। चलो भाई अब आगे आ जाओ, जल्दी से बैलेंस शीट बनाते हैं। अब बैलेंस शीट के अंदर स्पीड मारना यार, नॉन करंट एसेट दो ही है, उनकी वैल्यू बता देना जल्दी जल्दी से। पता नहीं तुम लोग को पता ही अभी तक यही नहीं लगा, देखना कहां से क्या होता है। चलो भाई नॉन करंट एसेट बताओ। सही है, ऑफिस फर्नीचर। क्लोजिंग बताओ। क्लोजिंग देखना, बैलेंस शीट क्लोजिंग की बनती है, पीछे से बनाओ। हाँ कहां से बनती है? पीछे से। बताओ कितना आ रहा है? 4,000 आ रहा है। आगे बताओ अगली चीज क्या है? ठीक है, बैंक क्लोजिंग कितनी है? 6,000 की है। और कोई नॉन करंट एसेट नहीं है? ठीक है 10,000। करंट एसेट्स पे आ जाइए, तो इन्वेंट्री क्लोजिंग बताओ। 12,000। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल्स का क्लोजिंग बताओ। 15,300। एक प्रीपेड एक्सपेंस था, अदर रिसीवेबल लिख दो। बैंक लायबिलिटी था तो छोड़ दो, टोटल निकालो। 27,500 प्लस 10,000 37। ठीक है, उसके बाद फिर आ जाइए टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, मुझे ये बताओ कि क्या ओपनिंग कैपिटल गिवन है सवाल में? नहीं गिवन तो क्या निकाल सकते हो? क्या आपको ओपनिंग एसेट और लायबिलिटीज गिवन है? ऑफिस फर्नीचर, डिलीवरी वैन, कैश, स्टॉक, डेटर और क्रेडिटर लायबिलिटी है, माइनस कर दो, आ जाएगा कैपिटल। बताओ कितना आ रहा है? ये सारी चीजें आपके पास, इसी से ही आएगा ना। 22,100। तो यहाँ पे लिख लीजिए कैपिटल 22,100। नेट प्रॉफिट, ड्रॉइंग्स कितने कितने की थी? टोटल बता रहे हो ये? और कोई ड्रॉइंग नहीं है? 10,100। क्लोजिंग कैपिटल बताओ बेटा। 145,100। उसके बाद फिर आ जाओ तो लाइब्रेरीज बताओ। ट्रेड पेबल, करंट लाइब्रेरी, लॉन्ग टर्म तो कोई भी नहीं थी ना। करंट लाइब्रेरीज, ट्रेड पेबल्स आ जाएगा पहले। ट्रेड पेबल्स कितने के? 10,600। और बताओ बैंक था कितना था? क्लोजिंग निकाला था ना बैंक का भी, कितना आ रहा था? 12,400। और कुछ है तो सबको ऐड कर लो। 12,400 प्लस 14,500, 37,500। ये आपका सवाल बैलेंस हो गया। सही, आप जरा सा ध्यान देंगे तो आप पूरा पूरा सवाल सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन नहीं देंगे तो फिर आपसे इतना आसान सवाल भी कभी सॉल्व नहीं होगा जो कि कोई बच्चा भी बैठ के कर देगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। ठीक हो गया।